ये कहानी एक गलती से शुरू होती है, एक मदद से, और खत्म होती है एक ऐसे सच पर जो सब कुछ तबाह कर सकता है। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक अजीब और डर वाले सीन से होती है। एक आदमी पब्लिक बेंच पर बैठा होता है। उसके चेहरे पर दर्द भी है और घबराहट भी। वह बार बार इधर उधर देखता है जैसे किसी से छुप रहा हो। फिर वह एक छोटा सा चाकू निकालता है और अपने हाथ की त्वचा को काट कर उसके नीचे छुपा हुआ एक छोटा डिवाइस बाहर निकाल लेता है। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर के अंदर कोई राज छुपा था, जिसे अब बाहर लाना जरूरी हो गया हो। इसके बाद वह अपनी पिस्टल निकालता है और खुद को पैर में गोली मार लेता है, ताकि वह सच में घायल दिखाई दे और कोई उस पर शक न करे। इसके बाद कहानी एक शांत से घर में जाती है, जहां नीना नाम की लड़की अपना 16वां जन्मदिन मना रही होती है। उसके माता पिता साइमन और मेरिट उसके लिए सब कुछ तैयार कर रहे होते हैं। घर में हल्की फुल्की खुशियां होती हैं और बाहर से ये एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली लगती है। तभी साइमन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ वही घायल आदमी होता है जो बताता है कि उसे चाकू मारा गया है और पैर में गोली लगी है और उसे तुरंत मदद चाहिए। वह यह भी कहता है कि वह इस मदद के बदले पैसे देने को तैयार है। साइमन और मेरिट बिना ज्यादा सवाल किए उसकी मदद करने का फैसला कर लेते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वे पहले भी ऐसे खतरनाक हालात देख चुके हैं। दोनों उस आदमी को उठाकर एक गुप्त सेफ हाउस में ले जाते हैं, जहां पहले से मेडिकल सामान रखा होता है। वे उसकी गोली निकालते हैं, जख्म साफ करते हैं और पट्टी बांधते हैं। लेकिन दोनों के मन में शक बना रहता है। वे उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। थोड़ी देर बाद साइमन घर वापस चला जाता है, ताकि नीना के साथ उसका जन्मदिन मना सके, जबकि मेरिट सेफ हाउस में रुक जाती है और उस आदमी पर नजर रखने का फैसला करती है। उधर बर्लिन में जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी बीएनडी के ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। टीम लीडर बेन सबको बताता है कि वे एक रूसी अधिकारी जोसेफ कलीव पर नजर रख रहे हैं। जोसेफ का अतीत संदिग्ध रहा है और उसकी पत्नी वेरा जल्द ही बर्लिन में रूसी एम्बेसडर बनने वाली है। जर्मन सरकार नहीं चाहती कि यह नियुक्ति हो, इसलिए वे जोसेफ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं। इसी वजह से बेन पुराने चीफ ग्रेगर क्लाइन को बुलाता है, लेकिन ग्रेगर कोई खास जानकारी देने से बचता है। सेफ हाउस में घायल आदमी मेरिट को बताता है कि वह पहले एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था और उसने वहां से कुछ चुरा लिया था, इसलिए लोग उसके पीछे पड़े हैं। मेरिट उसकी बात सुनती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वह पूरी तरह यकीन नहीं कर रही। मौका देखकर वह आदमी पानी के गिलास से मेरिट के फिंगरप्रिंट उठा लेता है। बाद में जब मेरिट सिक्योरिटी कैमरे चेक करती है तो उसे यह हरकत दिख जाती है और उसका शक पक्का हो जाता है कि यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। मेरिट तुरंत साइमन को फोन करती है और बताती है कि उस आदमी ने मान लिया था कि वे दोनों भाई बहन हैं। यह सुनकर दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ एक बार किसी मिशन में भाई बहन बनकर गए थे, और वह था 16 साल पहले बेलारूस में। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साइमन और मेरिट बेलारूस की सड़कों पर कार चला रहे होते हैं। उन्हें कार के अंदर एक नकली पासपोर्ट मिलता है, जिस पर कात्या नाम लिखा होता है। उनका मिशन होता है कात्या को देश से बाहर निकालना। जब वे सेफ हाउस पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जगह पहले ही खराब हो चुकी है। अंदर ग्रेगर खून से लथपथ पड़ा होता है और कात्या बेहोश होती है। वर्तमान में लौटकर ग्रेगर एक एजेंट जुलिका को बताता है कि जोसेफ खुद अपने गंदे काम नहीं करता, बल्कि हमेशा किसी बिचौलिए का इस्तेमाल करता है। इसी दौरान जोनस नाम का आदमी सामने आता है, जो जोसेफ को रिसीव करता है। यह साफ हो जाता है कि जोन्स और जोसेफ ने ही उस घायल आदमी को साइमन और मेरिट के पास भेजा था। मेरिट जानबूझकर उस आदमी को यह सोचने देती है कि वह बाहर जा रही है, लेकिन पास की जगह से उस पर नजर रखती है। वह आदमी सिक्योरिटी रूम में जाकर जोन्स को मेरिट के फिंगरप्रिंट की फोटो भेज देता है। उसी समय मेरिट कमरे में गैस छोड़ देती है और वह आदमी बेहोश हो जाता है। जोन्स फिंगरप्रिंट स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि मेरिट और उसका पति दोनों आधिकारिक तौर पर मरे हुए घोषित किए गए हैं। यह जानकारी जोसेफ तक पहुंचती है और वह तुरंत आदेश देता है कि मेरिट, साइमन और ग्रेगर तीनों को मार दिया जाए। इसी दौरान ग्रेगर
एक बार में बैठा होता है जब उसे महसूस होता है कि कोई उसे मारने आया है। एक महिला हत्यारिन वॉशरूम में बंदूक लेकर जाती है, लेकिन ग्रेगर वहां नहीं मिलता क्योंकि वह एक तरफ लगे एक तरफा शीशे के पीछे छुपा होता है। दूसरी तरफ साइमन नीना को लेने जाते समय एक आदमी से टकराता है और कुछ ही सेकंड में उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। मेरिट सेफ हाउस लौटती है और अपने कंप्यूटर पर भेजा गया हत्या का आदेश देख लेती है। वह घायल आदमी को कुर्सी से बांधकर उससे पूछताछ करती है। वह आदमी खुद को छुड़ा लेता है और दोनों के बीच हाथापाई होती है। आखिरकार मैरिट उसे मार गिराती है। तभी अस्पताल से फोन आता है और मैरिट भागकर साइमन के पास पहुंचती है। साइमन कहता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आया, लेकिन मैरिट समझ जाती है कि वह कुछ छुपा रहा है। दोनों नीना की पार्टी में जाते हैं जहां नीना डीजे कर रही होती है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर सब कुछ धीरे धीरे टूट रहा होता है। अगले दिन ग्रेगर उन्हें बताता है कि जोसेफ अपनी पत्नी के एम्बेसडर बनने से पहले अपने सारे पुराने दुश्मनों को खत्म कर रहा है और वे भी उसी लिस्ट में हैं। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कात्या असल में मरी नहीं थी, वह गर्भवती थी और साइमन और मेरिट ने सर्जरी करके उसके बच्चे को बचा लिया था। वर्तमान में मेरिट को एक फोन कॉल आती है और दूसरी तरफ कात्या की आवाज होती है। वह जिंदा है, बर्लिन में है और मुश्किल में है। उसी पल मेरेट को एहसास होता है कि साइमन ने उससे बहुत बड़ा सच छुपाया है। एक झूठ जिसने एक बच्ची की जिंदगी बना दी। वही झूठ अब सब कुछ तबाह कर सकता है, क्योंकि जब अतीत वापस आता है तो कोई भी हमेशा के लिए छुपा नहीं रह सकता। 16 साल पहले जो औरत मरी हुई समझी गई थी, वह जिंदा है। जिस बच्ची को हमेशा सच से दूर रखा गया, वही बच्ची अब सवाल पूछने लगी है। और जिस झूठ ने एक परिवार को बचाया था, अब वही झूठ उस परिवार को तोड़ने वाला है। एपिसोड 2 की शुरुआत फिर से बेलारूस के उस पुराने समय से होती है, जहां कात्या की हालत बहुत खराब होती जा रही है। ग्रेगर को तुरंत बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचना होता है। मेरिट फैसला करती है कि वह ग्रेगर और बच्चे के साथ अस्पताल जाएगी, जबकि साइमन को सेफ हाउस में रुकने को कहा जाता है। ग्रेगर साफ शब्दों में साइमन से कहता है कि कात्या को मरने देना है और फिर सबूत साफ कर देने हैं, क्योंकि अगर यह बात बाहर चली गई तो उनका पूरा मिशन फेल हो जाएगा। साइमन इस फैसले से खुश नहीं होता, लेकिन ग्रेगर उसे समझाता है कि यही एक रास्ता है। लेकिन जैसे ही मेरिट और ग्रेगर वहां से निकलते हैं, साइमन अपना फैसला बदल लेता है। वह कात्या को मरने नहीं देता, वह अपना ही खून कात्या को देकर उसकी जान बचा लेता है। उसी पल साइमन समझ जाता है कि अब सब कुछ बदल चुका है। वर्तमान समय में लौटकर मेरिट साइमन से पूछती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। साइमन बताता है कि यह सब बच्चे के लिए किया गया था और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। यह सुनकर मेरिट पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जिस बच्ची को वह अपनी बेटी समझती रही, उसकी पूरी पहचान एक झूठ पर टिकी हुई है। इधर जोसेफ एक सीनियर रूसी अधिकारी से फोन पर बात करता है। अधिकारी जोसेफ से कहता है कि जोनस को दोबारा काम पर रखा जाए, क्योंकि वही इस काम के लिए सबसे काबिल आदमी है। मेरिट और साइमन उस लाश को एक पब्लिक बेंच पर छोड़ देते हैं। मेरिट पास की एक बिल्डिंग की छत से उस जगह पर नजर रखती है कि कौन लाश देखने आता है। थोड़ी देर बाद पुलिस और बीएनडी दोनों वहां पहुंचते हैं। उसी भीड़ में मेरिट को जोनस दिखाई देता है और उसे पहचानने जैसा महसूस होता है। उसी समय साइमन अस्पताल की ओर निकल जाता है ताकि कातिया को वहां से निकाल सके। पीएनडी ऑफिस में बेन जुलिका को बताता है कि बेंच पर मिली लाश एक MI6 एजेंट की है। जूलिका इस केस में अपनी साथी और एक्स गर्लफ्रेंड एलिस की मदद लेती है। उधर वेरा बर्लिन पहुंचती है और जोसेफ उसे अपने नए अपार्टमेंट में ले जाता है। वेरा बेलारूस केस के बारे में पूछती है, लेकिन जोसेफ टाल मटोल करता है। अस्पताल में साइमन सफाई कर्मचारी का भेष बनाकर अंदर जाता है और कात्या को एक गोली देता है, जिससे उसे दौरे जैसा पड़ने लगता है। इसके बाद साइमन और मेरिट डॉक्टर बनकर कात्या को स्ट्रेचर पर डालते हैं और पार्किंग में खड़ी वैन तक ले जाते हैं। साइमन कात्या को सेफ हाउस लेकर चला जाता है, जबकि मेरिट अस्पताल में रुककर सीसीटीवी फुटेज
डिलीट करती है। फुटेज डिलीट करते समय मेरिट साइमन के मेडिकल रिकॉर्ड भी देख लेती है और उसे पता चलता है कि साइमन बेहोश हाई ब्लड प्रेशर से नहीं हुआ था, बल्कि उसे ब्रेन एन्यूप्रिज्म है। ये बात मेरिट को अंदर तक हिला देती है। सेफ हाउस में कात्या बताती है कि वो बर्लिन इसलिए आई थी ताकि जोसेफ को दिखा सके कि वह जिंदा है। वह अब भी जोसेफ से नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है कि जोसेफ ने उसके बच्चे को मरवा दिया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मेरिट साइमन को फोन करके बताती है कि उसे बच्चे से प्यार हो गया है। उसने उसका नाम नीना रख दिया है और वह एक परिवार बनाना चाहती है। जब कात्या होश में आती है, साइमन उससे झूठ बोलता है कि उसका बच्चा मर गया है और उसे एक नकली कब्र भी दिखाता है। वर्तमान में मेरिट साइमन से लड़ती है और कहती है कि उसे उसे और कात्या दोनों से सच नहीं छुपाना चाहिए था। लेकिन नीना को बचाने के लिए वे फैसला करते हैं कि नीना को उसकी दोस्त के साथ पेरिस भेज दिया जाए। बीएनडी ऑफिस में एलिस जुलिका को बताती है कि लाश पर मिला फिंगरप्रिंट हेलेना कोहन का है, जो मेरिट का असली नाम है, और कार्ल ब्रेमे यानी साइमन उसका पति है। दोनों को आधिकारिक तौर पर मरा हुआ घोषित किया गया है। इधर जोसेफ जोनस से मिलता है और उसे दोबारा काम पर आने को कहता है। जोनस मना करता है तो जोसेफ उसे धमकी देता है कि वह उसके तीनों बच्चों को मार देगा। इसके बाद जोसेफ अपने मोल को वॉइसमेल छोड़ता है और धमकी देता है कि अगर ग्रेगर की लोकेशन नहीं मिली तो वह सब कुछ उजागर कर देगा। जुलिका और एलिस बार की सीसीटीवी फुटेज ढूंढ निकालते हैं जहां ग्रेगर पर हमला हुआ था। फुटेज में ग्रेगर एजेंट से कहता है कि उस लड़की को ढूंढो और जोसेफ कलीव को खोजो। बेन को ग्रेगर का एक सेफ हाउस पता होता है, लेकिन वह जुलिका को बताने से मना कर देता है। जुलिका खुद से जांच करती है और पुराने मिशन रिकॉर्ड से सेफ हाउस का पता निकाल लेती है। वह वहां पहुंचती है और देखती है कि दो भाड़े के लोग ग्रेगर पर हमला कर रहे हैं। ग्रेगर उसे भागने के लिए कहता है और जुलिका जान बचाकर भाग जाती है। स्टेशन पर मेरिट और साइमन नीना को ट्रेन में बैठाते हैं। नीना को लगता है कि कुछ गलत है, लेकिन वे उसे कुछ नहीं बताते। नीना के जाने के बाद मेरिट और साइमन फिर बहस करते हैं। मेरिट अभी भी इस बात से नाराज है कि उससे झूठ बोला गया। वह साइमन के एन्यूरिज्म का जिक्र करती है और साइमन गुस्सा हो जाता है कि मेरिट ने उसके मेडिकल रिकॉर्ड देखे। ट्रेन में बैठी नीना फैसला करती है कि वह पेरिस नहीं जाएगी। वह वापस लौटकर सच जानना चाहती है कि उसके माता पिता क्या छुपा रहे हैं। उधर भाड़े के लोग ग्रेगर को जोसेफ के पास ले जाते हैं। दर्द में कराहता हुआ ग्रेगर जोसेफ को देखता है और कहता है कि उसकी बेटी जिंदा है। जिस बच्ची को बचाने के लिए सब कुछ किया गया था, वही बच्ची अब सच की तरफ बढ़ रही है। और जिस राज्य को 16 साल से दबाया गया था, अब वह किसी के बस में नहीं है। असली लड़ाई अब शुरू हुई है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि कौन मरेगा, सवाल ये है कि सच सबसे पहले किसके सामने आएगा। एपिसोड 3 की शुरुआत फिर से 16 साल पुराने बेलारूस से होती है। साइमन और मेरेट जोसेफ और कात्या को एक सेफ हाउस तक लेकर आते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। अंदर ग्रेगर और कात्या अचानक जोसेफ के खिलाफ हो जाते हैं। ग्रेगर साफ कह देता है कि वह कात्या और उसके बच्चे को बर्लिन भेज देगा, लेकिन बदले में जोसेफ को रूस वापस जाकर उसके लिए जासूस बनकर काम करना होगा। यह जोसेफ के लिए एक मजबूरी वाली डील होती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर इसे स्वीकार नहीं करता। कुछ ही पलों में जोसेफ हालात पलट देता है। वह ग्रेगर को गोली मारकर गिरा देता है और कात्या को मजबूर करता है कि वह जहर पी ले, क्योंकि उसके हिसाब से कात्या ने उसके साथ धोखा किया है। उस पल जोसेफ यह साबित कर देता है कि वह किसी का सगा नहीं है। वर्तमान समय में कहानी लौटती है, जहां जोसेफ घायल ग्रेगर से पूछताछ कर रहा होता है। ग्रेगर उसे बताता है कि उस मिशन में एक एजेंट डॉक्टर था जिसने बच्चे की जान बचा ली थी। वो साइमन और मेरिट के असली नाम भी बता देता है, लेकिन यह कहता है कि उसे नहीं पता कि वे आज कहां छुपे हुए हैं। इधर शहर में मेरिट चुपचाप जोन्स का पीछा कर रही होती है, लेकिन जोन्स को शक हो जाता है और वह मेरिट को पकड़ लेता है। दोनों के बीच तेज कार छेद शुरू हो जाती है। इसी दौरान साइमन मेरिट को कॉल करता है और समय रहते पहुंचकर उसकी मदद करता है। भागते हुए मेरिट जोन्स की कार को फंसा देती है।
जोन्स मेरिट को देखता है और हाथ हिलाता है। मेरिट भी उसे हाथ हिला देती है। जब साइमन पूछता है कि क्या वह जोन्स को जानती है, तो मेरिट झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं। बीएनडी ऑफिस में जुलिका एलिस को बताती है कि उसे शक है कि बेन ही मोल हो सकता है। उसी समय टीम को उस सुबह हुए कार चेज के बारे में पता चलता है। सीसीटीवी फुटेज देखने पर वे मेरिट को पहचान लेते हैं, जिसका असली नाम हेलेना खोन है, और फैसला करते हैं कि अब उसी की जांच की जाएगी। दूसरी तरफ कैद में पड़ा ग्रेगर एक कांच की बोतल तोड़कर उसके टुकड़ों से खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। उसे एक फोन मिल जाता है और वह किसी सिस्टम में लॉग इन करने की कोशिश करता है, लेकिन जोसेफ उसे पकड़ लेता है। जोसेफ उसे अकाउंट का पासवर्ड मांगता है, लेकिन ग्रेगर देने से मना कर देता है। घर पर मेरिट साइमन को उसके रेस्टोरेंट में ही उसके एन्यूरिज्म को लेकर टोक देती है। वहां काम करने वाला यूल भी यह बात सुन लेता है। उसी समय यूल को नीना का वॉइसमेल मिलता है, जिसमें नीना बताती है कि वह पेरिस नहीं गई और उससे मिलना चाहती है। यूल नीना से मिलता है और उसे एन्यूरिज्म के बारे में बता देता है। नीना समझती है कि शायद यही वजह है जिस कारण उसके माता पिता परेशान हैं। इधर वेरा अपने पिता से बात करती है और उसे पता चलता है कि उसे सिर्फ एक कवर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जोसेफ शहर में रहकर बीएनडी के मोल को हैंडल कर सके। अपनी पोजीशन बचाने के लिए वेरा फैसला करती है कि अब वह खुद हालात संभालेगी। घर पर मेरिट साइमन से पूछती है कि वह सर्जरी क्यों नहीं करवाना चाहता। साइमन टूट कर मान लेता है कि उसे डर है कि वह ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाएगा। पेन और जूलिका जोनस से पूछताछ करते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताता। पेन तब गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जुलिका और एलिस के पास जोसेफ और जोन्स की मुलाकात का फुटेज है, जिसे उन्होंने उसे छुपाया। बाद में जोन्स जोसेफ से मिलता है और वेरा को धमकी देता है कि अब वह भी उसके बच्चों को निशाना बनाएगा। इसके बाद जोसेफ वेरा से मिलता है। वेरा बताती है कि कमेटी ने उसे हरी झंडी दे दी है और बेलारूस वाला मामला अब दबा दिया गया है। उसने अपार्टमेंट बेच दिया है और कमेटी में रिश्वत भी बांट दी है। साइमन और मेरिट कात्या से मिलने सेफ हाउस जाते हैं और उसे देश छोड़ने को कहते हैं, लेकिन कात्या मना कर देती है। वह जोसेफ का सामना किए बिना कहीं नहीं जाना चाहती। बीएनडी ऑफिस में एलिस जुलिका से अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने की बात करती है, लेकिन जुलिका मना कर देती है। बाद में बेन जुलिका से बात कर हालात ठीक करने की कोशिश करता है, जिसे एलिस दूर से देखती रहती है। इधर जोसेफ आखिरकार ग्रेगर से पासवर्ड निकलवा लेता है। वह ग्रेगर की जांग में चाकू मारता है और उसकी तस्वीर मेरिट को भेज देता है। मेरिट और साइमन समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी वहां जाने का फैसला करते हैं। वे कात्या को भी साथ ले जाते हैं ताकि उसे जोसेफ से सामना करने का मौका मिल सके। वहां जोनस और उसके लोग पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही कार रुकती है, कात्या बाहर निकलती है। जोसेफ ये देखकर चौंक जाता है और आदेश देता है कि कात्या को जिंदा पकड़ा जाए। साइमन भी कार से बाहर निकलता है। उसी समय मेरिट एक स्नाइपर को गिरा देती है और फिर बाकी लोगों पर हमला कर देती है। साइमन और मेरिट मिलकर जोन्स के लोगों को ढेर कर देते हैं। जोसेफ सड़क पर उतरकर कात्या के सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे 16 साल का सारा दर्द, गुस्सा और धोखा उनकी आंखों में जमा हो गया हो। मेरिट समझ जाती है कि अगर वे अभी रुके तो शायद कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। वह बिना कुछ कहे साइमन को कार में बैठने का इशारा करती है और तेजी से गाड़ी मोड़कर वहां से निकल जाती है। साइमन गुस्से और कंफ्यूजन में मेरिट से पूछता है कि वह क्या कर रही है, क्योंकि यह प्लान नहीं था। उनका प्लान तो जोसेफ को यहीं खत्म करने का था। मेरिट जवाब नहीं देती, लेकिन उसके चेहरे से साफ होता है कि उसने दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लिया है। वह जानती है कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है, और अगर वे अभी मर गए तो किसी को भी सच पता नहीं चलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी ही और मिस्ट्री और थ्रिलर सीरीज के डिटेल एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या साइमन और मेरिट जोसेफ को रोक पाएंगे, या जोसेफ एक बार फिर सब कुछ तबाह कर देगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।